गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, देखिए लास्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल और लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या रहेगा। सो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने एक्सटर्नल फोर्स को जीरो रखा और एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो था तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी ऑब्जेक्ट की जीरो थी। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को नॉन जीरो रखें तो वहाँ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगी। तो जितना फोर्स हम लगाएंगे एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट में ज़रूर चेंज होगी। अगर हम फोर्स को कम ज़्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम ज़्यादा होगी। कहने का मतलब फोर्स के ऊपर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी। वो किस तरह से डिपेंड करेगी ये हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखने वाले हैं कि एक्सटर्नल फोर्स पे ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन किस तरह से डिपेंड करेगी। सो देखिए, इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन if f external equals to 0 then acceleration of object is also 0. But in Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, we are going to find the relation between f external and acceleration of object की एक्सेलरेशन और एक्सटर्नल फोर्स में क्या रिलेशन है उसमें हम रिलेशन निकालने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। अब ये रिलेशन कैसे निकालेंगे आप देखिए। लास्ट लेक्चर में हम लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लीनियर मोमेंटम में आप देखिए, हमने कहा था कि लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, जिसका जितना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम उसे चलाने और रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स हमें चाहिएगा। लेकिन क्या केवल फोर्स लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा या चेंज इन लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा? आप देखिए, मान लीजिए कि क्रिकेट आपने खेला होगा। जब कोई भी फील्डर बॉल को कैच करता है तो कैच करते वक्त वो हमेशा अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों? जो बॉल आ रही है उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है। जैसे ही वो बॉल हाथों में आएगी तो वो हाथ में लगते ही रेस्ट पे आएगी। रेस्ट पे आते ही उसकी वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब मोमेंटम भी जीरो। तो वो जो मोमेंटम जीरो हुआ, नॉन जीरो से जीरो, तो वो तुरंत हुआ क्योंकि जैसे ही आपके हाथ में गिरी बॉल, तुरंत उसका लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया है। तो जो लीनियर मोमेंटम में चेंज आया वो चेंज बहुत स्मॉल टाइम में आया और उस दौरान आपके हाथों पे जो चोट लगेगी बॉल के द्वारा, जो फोर्स लगेगा बॉल के द्वारा, वो ज़्यादा लगता है। लेकिन जो आप फील्डर्स क्रिकेट मैच में देखते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जब भी कैच को पकड़ते हैं तो वो अपने हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ खींचते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो जो बॉल आ रही थी नॉन जीरो लीनियर मोमेंटम के साथ, उस बॉल को मोमेंटम जीरो होने के लिए कुछ टाइम मिल गया है। वो तुरंत जीरो नहीं होगा, उसे कुछ टाइम मिलेगा। टाइम मिला
मतलब लीनियर मोमेंटम चेंज तो हुआ, जीरो यहाँ भी बना, लेकिन उसे जीरो होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस कंडीशन में हाथों में फोर्स या चोट कम लगेगी बॉल के द्वारा। इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है बॉल के द्वारा वो केवल उसके लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता, ये वो लीनियर मोमेंटम कितनी जल्दी या कितनी देर में चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मैं ये कहता हूँ कि भाई एक आदमी छत से जंप लगाता है और नीचे फर्श है सीमेंटेड। दूसरी कंडीशन में एक दूसरा आदमी सेम हाइट से उसी छत से जंप लगाता है, लेकिन नीचे सीमेंटेड नहीं है फर्श, हमारे पास रेत का फर्श है, मिट्टी का फर्श है, मिट्टी गिरी हुई है नीचे, ये मानिए आप। तो आप सोचिए कि दोनों में से किसको ज़्यादा लगेगी। अगर दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम हुआ तो भी वहां पे जो सीमेंटेड फर्श पे गिरेगा उसको चोट ज़्यादा लगेगी, जो रेत पे गिरेगा उसको चोट कम लगेगी। अब दोनों का लीनियर मोमेंटम हम सेम मान के चले, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम था तो हमने कहा था कि लीनियर मोमेंटम पे केवल डिपेंड करता फोर्स, तो जिसका जितना लीनियर मोमेंटम उतना ही फोर्स लगेगा। दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम तो दोनों पे फोर्स सेम लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लीनियर मोमेंटम सेम होने के बावजूद भी जो सीमेंटेड फर्श पे गिरेगा उस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, रेत पे या मिट्टी पे गिरेगा उस पे फोर्स उसको चोट कम लगेगी। कारण क्या है? इसका भी कारण यही है क्योंकि जैसे ही वो आदमी जंप करेगा और सीमेंट के रोड पे आके या सीमेंट के फर्श पे आके गिरेगा, तो जैसे ही गिरेगा गिरते ही उसका लीनियर मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि वो सीमेंटेड फर्श है, वो नीचे की तरफ धंस नहीं सकता है। उस पे जैसे ही गिरेगा तुरंत उस ऑब्जेक्ट का, उस आदमी का लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ, नॉन जीरो से जीरो बना। वो जो चेंज होने का टाइम था वो टाइम बहुत कम लिया, गिरते ही जीरो बन गया। टाइम बहुत कम लिया तो फोर्स ज़्यादा लगा, फोर्स ज़्यादा लगा तो उस आदमी को चोट ज़्यादा लगेगी। सेकंड कंडीशन में जब वो आदमी मिट्टी पे गिरा तो मिट्टी पे जैसे ही गिरेगा तो मिट्टी थोड़ी अंदर की तरफ धंसेगी, तो वहाँ लीनियर मोमेंटम गिरते ही जीरो नहीं होता है, उसको थोड़ा सा टाइम मिल गया है। और थोड़ा सा अगर टाइम मिल गया है तो टाइम ज़्यादा आया तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगा तो चोट भी कम लगेगी। इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा वो केवल लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो लीनियर मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा उस पे। और यही चीज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहता है। सेकंड में आपने ये तो कई बार देखा होगा कि मान लीजिए आप खेलते भी होंगे बहुत बार कि ऐसे हाथ करके अगर किसी ने आपको ऐसे लगाया थप्पड़, तो अगर आपने ऐसे ही रखा और ऐसे लगा तो उस कंडीशन में आपको भी ज़्यादा लगेगी और जिसने मारा आपको थप्पड़ उसको भी ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जैसे ही ये हाथ आ रहा है और तुरंत यहाँ लगा, इस हाथ का लीनियर मोमेंटम तुरंत जीरो हो गया है, लगते ही जीरो हुआ। तो जो चेंज आया लीनियर मोमेंटम में वो चेंज बहुत स्मॉल टाइम में आया, बस लगते ही जीरो। तो ये जो चेंज आया ये बहुत स्मॉल टाइम में आया, टाइम कम लगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर इससे अपोजिट कंडीशन ले लें कि यहाँ से हाथ आ रहा है और आपने इस हाथ पे जिस पे ये लगेगा आके इस हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया, ऐसे लगा, तो इस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम यहाँ से जीरो होना शुरू हुआ था और यहाँ जाके जीरो हुआ। तो ये जो टाइम मिल गया है, टाइम थोड़ा इंक्रीज हो गया है चेंज के लिए,
टाइम इंक्रीज हुआ तो फोर्स कम लगेगा, मतलब आपके हाथों में चोट कम लगेगी। यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो हमें बताएगा कि फोर्स केवल लीनियर मोमेंटम पे नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। सो देखिए, नाउ in our daily life, we see that force does not depend only on linear momentum or change in linear momentum, but it depends on rate of change of linear मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मतलब ये लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इस पे डिपेंड करेगा, ना कि केवल लीनियर मोमेंटम पे। सो आप देखिए, और यहीं से ये स्टेटमेंट आती है। ये डेली लाइफ में हम कहाँ से देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पहला मैंने जो बताया था, ए फिल्डर lowers his hands while catching the ball. जब वो बॉल को कैच करेगा तो अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है। इसका कारण भी यही है कि वो जो लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसे कुछ ज़्यादा टाइम मिल गया है। टाइम ज़्यादा मिलेगा तो फोर्स कम लगेगा, इसी कारण से वो अपने हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ खींचता है। ये हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं कि जब कोई भी आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट जंप करता है और अगर वो सीमेंटेड फर्श पे आके गिरे तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी। रेत पे जब आके गिरेगा, सैंड पे जब आके गिरेगा तो उसे कम चोट लगेगी। सो देखिए, सेकंड इसमें ये लिख लीजिए, व्हेन ए पर्सन falls from a certain height, on cemented road or cemented first, yes, cemented floor, sorry, he will observe more force। लेकिन अगर वही पर्सन सेम हाइट से एक मिट्टी के फर्श पे आके गिरे तो उसे कम चोट लगेगी। कारण मैं बता ही चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ये बता रही हैं कि फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और वही रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बनेगी। सो अब देखिए, हम स्टेटमेंट लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum is directly proportional to
is directly proportional to external force, is directly proportional to external force, and this change in momentum is in the direction of force, is in the direction of एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में ये चेंज होगा। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। अब इसे हम लिखें देखिए तो ये हमारे पास बनेगा एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल को हम स्मॉल एफ से नहीं कैपिटल एफ से लिखें तो ये बनेगा हमारे पास एफ एक्सटर्नल is directly proportional to change in momentum upon change in time। इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये हमारे पास स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू के डी पी अपॉन डी टी, वेर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and its value is 1 and its value is वन। कहने का मतलब k को हमने 1 के बराबर पुट किया तो ये हमारे पास बनेगा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनेगा। अब यहाँ से आप देखिए एक्सटर्नल फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लीनियर मोमेंटम के चेंज पे या चेंज इन लीनियर मोमेंटम पे तो करेगा ही करेगा, वो चेंज कितने टाइम में आ रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा। अगर वो टाइम ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम लगेगा, जैसे कि फील्डर ने बॉल को पकड़ते वक्त किया था। ये सब उसने पकड़ते वक्त लीनियर मोमेंटम चेंज होगा बॉल का, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टाइम में चेंज हो तो उसने अपने हाथों को पीछे की तरफ किया तो उसने टाइम बढ़ा दिया तो एक्सटर्नल फोर्स कम आया। अगर टाइम कम, जैसे कि सीमेंटेड फर्श पे आके आदमी गिरा तो उसमें टाइम बहुत कम तो फोर्स बहुत ज़्यादा। सो ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में रिलेशन आ गई है। अब अगर ये टाइम जो था ये टाइम बहुत स्मॉल हो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब P हमारे पास लीनियर मोमेंटम था और लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं P इक्वल्स टू एम वी। P इक्वल्स टू एम वी। अगर हम इस P की जगह एम वी पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास आएगा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी और P की जगह हमने लिखा एम वी। एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी साथ में एम वी। एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा। हम यहाँ ये मान के चलेंगे जब तक ये ना कहा जाए आपसे कि मास वेरी हो रहा है तब तक आप मास को कांस्टेंट मान के चलेंगे इस मैकेनिक्स में। और इसमें हम हर जगह
मास को कांस्टेंट मान के ही चलेंगे। सो यहाँ मास कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने डिफ्रेंशिएशन से बाहर रख दिया। ये आ गया हमारे पास dv/dt। आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ रखा है, इससे पहले जो चैप्टर हमने कराया था काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, उसमें हमने देखा था कि dv/dt हमारे पास एक्सेलरेशन बनेगी। सो इस dv/dt को मैं लिख सकता हूं ma। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यही रिलेशन हम निकालने वाले थे, यही रिलेशन हमारे पास इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ऑब्टेन की है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन external force F external and acceleration of object, external force and acceleration of object। ये है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास आया जो कि बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन से, इसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। जो फोर्स होता है उस फोर्स जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आया, इस फोर्स को हम मेजर कैसे करेंगे, किसकी यूनिट में मेजर करेंगे? ये हमारे पास रिलेशन सर आइजैक न्यूटन ने हमें प्रोवाइड कराई। ये आप देखिए, पहले हमारे पास ये आ गया है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से यूनिट जब हम लिखेंगे तो यूनिट SI यूनिट बनेगी, एक होती है CGS यूनिट। जब SI यूनिट की बात करेंगे तो यहां पे मास इनटू एक्सेलरेशन, इन दोनों की यूनिट का प्रोडक्ट फोर्स की यूनिट बनेगा। इसकी यूनिट अगर SI में लिखें तो किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट SI में लिखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो यूनिट हमारे पास आई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ दिस फोर्स। फोर्स की ये SI यूनिट होगी। ये फोर्स की जो रिलेशन हमें दी ये सर आइजैक न्यूटन ने हमें प्रोवाइड कराई, तो हमने उन्हीं के नाम पे इस पूरी टर्म को रखा और इस पूरी टर्म को हमने रख दिया न्यूटन के बराबर। सो न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे अगर SI यूनिट के बारे में पूछ लिया जाए तो आप या तो ये बताएंगे या आप ये बताएंगे, दोनों ही बातें सेम रहेंगी। CGS यूनिट की अगर बात करें तो मास को लिखिए ग्राम में, एक्सेलरेशन को लिखिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द CGS यूनिट। और यहां पे इस CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने नया नाम दिया और वो बना डाइन। ये वो डाइन नहीं है, ये डाइन है जिसकी वैल्यू है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये SI यूनिट बनी, ये CGS यूनिट बनी। ये दोनों ही यूनिट हमारे पास फोर्स की हैं, मतलब इन दोनों का रिलेशन एक ही क्वांटिटी से है और वो है फोर्स। तो इन दोनों में भी कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर मिलेगी न्यूटन और डाइन में। वो रिलेशन क्या है वो आप देखिए। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। देखिए, न्यूटन था हमारे पास, इस न्यूटन को हम पूरा ना लिख के कैपिटल N से लिख देते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 1 न्यूटन लिखना हो हमें तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू
1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर 1 न्यूटन की हम डेफिनेशन लिखें, सो 1 न्यूटन इज द फोर्स which would produce acceleration 1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram in an object of mass 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट में जब इतनी एक्सेलरेशन हमें प्रोड्यूस करानी हो तो जो फोर्स लगेगा दैट विल बी 1 न्यूटन, उसे हम नाम देंगे 1 न्यूटन। सिमिलरली अगर 1 डाइन को आप डिफाइन करना चाहें तो 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब जब हमें एक ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लानी हो और उस ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम हो तो हमें 1 डाइन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम 1 डाइन की डेफिनेशन लिखेंगे। अब दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन है दोनों में 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। कहाँ से आएगी आप देखिए। 1 न्यूटन, क्या मैं किलोग्राम की जगह ग्राम नहीं लिख सकता? यहाँ से आप देखिए 1 न्यूटन इक्वल्स टू, किलोग्राम को हम ग्राम में बदलें तो आएगा 10⁻³ ग्राम इंटू, मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूं तो बनेगा 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड होंगी। 1 न्यूटन इस तरफ चला आ रहा है, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो हमारे पास आया दिस इज डाइन और साथ में है 10⁵ और डाइन हमने लगा दिया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। सो ये हमने इस फोर्स की यूनिट को डिफाइन कर दिया है कि क्या यूनिट्स होंगी और क्या उनमें रिलेशन होंगी। अब देखिए, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा आप देखिए। फिर से फोर्स प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला mL T। मास कितनी बार आया है? F इक्वल्स टू ma। और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, हर जगह यूज होगी। मास एक बार आया तो हमने लिखा m1। L और T कितनी बार आया? एक्सेलरेशन में लेंथ तो एक बार आती है, आप देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ एक बार, तो यहां लिखेंगे L1। सेकेंड स्क्वायर टाइम आया कितनी बार? 2 बार, लेकिन न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो बनेगा 10⁻²। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है। अब उसके बाद अगर हम इस फोर्स की और यूनिट हम डिफाइन करना चाहें तो वो यूनिट होंगी हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स। आप देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम एक सर्टेन हाइट से छोड़े नीचे की तरफ गिरेगा, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हर ऑब्जेक्ट पे, और वो एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी।
उस एक्सेलरेशन का हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आ रही है, उसकी वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, और वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे तो उस केस में हम यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में कौन सी यूनिट हम लेंगे ये भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं वो आप देखिए। F इक्वल्स टू होता है ma, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे F इक्वल्स टू mg, where g is acceleration due to gravity and its value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर SI में लिखेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे जब ग्रेविटेशनल यूनिट्स में पहली यूनिट हम डिफाइन करेंगे SI यूनिट। बस ध्यान रखिए यहाँ एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमने यूनिट्स का नाम दे दिया ग्रेविटेशनल यूनिट्स। फर्स्ट जो SI यूनिट इसकी आएगी उसका ना हम नाम देंगे किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, दिस इज द SI यूनिट और दिस इज द ग्रेविटेशनल SI यूनिट ऑफ फोर्स। 1 kilogram force or 1 kilogram weight is that force which is required to produce an acceleration of 9 point, देखिए 1 kilogram weight और 1 kilogram force is that force which is required to produce an acceleration of 1 meter or 9.8 meter per second square in an object of mass 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स वो वैल्यू है उस एक्सटर्नल फोर्स की जो हमें चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है और उसमें इतनी एक्सेलरेशन अगर हमें लानी है, तो हम उस फोर्स का नाम देंगे 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स। सो 1 किलोग्राम वेट, this is equals to 1 kilogram weight equals to 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। अब ये भी तो फोर्स की यूनिट है, किलोग्राम वेट और न्यूटन भी तो फोर्स की यूनिट थी, दोनों में रिलेशन निकाल दी। 1 किलोग्राम वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। सिमिलरली अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट हम नाम देंगे, यहाँ किलोग्राम वेट है, किलोग्राम फोर्स है, वहाँ SI यूनिट बनेगी, सॉरी CGS यूनिट बनेगी। CGS यूनिट हमारे पास बनेगी ग्राम फोर्स और ग्राम वेट। और 1 ग्राम फोर्स 1 ग्राम वेट is that force which is required to produce an acceleration of 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन और उसका मास हो 1 ग्राम, तो हमारे पास बनेगा 1 किलोग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट। 980 को हमने कॉमन ले लिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ग्राम, दिस इज इक्वल्स टू डाइन। ये रहा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू डाइन, तो यहाँ हम लिखेंगे डाइन। सो ये 1 ग्राम फोर्स
और 1 ग्राम वेट। ये हमारे पास SI और CGS यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ये हमने यहाँ पे लिख दी हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स केवल लीनियर मोमेंटम पे नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हमने फोर्स में जो रिलेशन थी, यूनिट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह, सब उसके बारे में लिखा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको करिए, नोट साथ साथ बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।